हेलो एवरीवन। टीसीपी पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, है ना। पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बताया था और इसी न्यूमेरिकल पे बेस्ड ही मैंने आपको बताया था गेट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने होमवर्क में आपको दिया था, आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप मेरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द डेटा ट्रांसफर यूजिंग टीसीपी ओवर अ 1 Gbps लिंक। 1 Gbps आई थिंक आप समझ गए होंगे भाई, 10⁻⁹ बिट्स पर सेकंड। स्मॉल भी है ना, तो बिट्स पर सेकंड। बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं गेट एग्जाम में जिसमें सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, जिससे आंसर गलत आ जाते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 10⁻⁹ बिट्स पर सेकंड है ये, है ना। और जनरली मैंने आपको बहुत बार बताया है, वन वन केबीपीएस को आप 10⁻³ बिट्स पर सेकंड लेते हो, 1 Mbps को 10⁻6 बिट्स पर सेकंड लेते हो, और 1 Gbps को 10⁻9 बिट्स पर सेकंड लेते हो। स्मॉल भी है तो बिट्स, कैपिटल भी है तो बाइट्स। ठीक है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी। एज्यूमिंग दैट द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम MSL, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम इज सेट टू 60 सेकंड्स। मतलब 60 सेकंड तक, वही बात जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में 3 मिनट रूल बताया था ना, कि 3 मिनट तक हम लाइफ टाइम मान के चलते हैं, जो कि जनरल केस में होता है इंटरनेट में। यहाँ पे 60 सेकंड मान रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। हम मतलब वर्स्ट केस में 60 सेकंड में अगर सेगमेंट लॉस हो गए तो घूमती हुई आ सकती है कहीं से भी। ठीक है, 60 सेकंड का हम टाइम मान रहे हैं। ठीक है जी। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड इन टीसीपी हेडर टू प्रिवेंट द सीक्वेंस नंबर स्पेस फ्रॉम रैपिंग अराउंड ड्यूरिंग एमएसएल इज। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि सर सीक्वेंस नंबर फील्ड तो फिक्स है टीसीपी में 32 बिट की, बट वही बात है, इन्होंने क्वेश्चन बनाया तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ आपसे चाह रहे हैं कैलकुलेट करवा के कुछ अलग से आंसर निकलवाना। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो हमारे को निकालना पड़ेगा भाई। नहीं तो आपको पता ही है, वैसे टीसीपी में 32 बिट की सीक्वेंस नंबर होती है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को निकालना पड़ेगा कि सीक्वेंस नंबर कितने बिट की होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि एक सेकंड में 10⁻9 बिट्स जा रही है ना। वही बात है, 1 Gbps का लिंक था, तो एक सेकंड में 10⁻9 बिट्स जा रही हैं। तो 60 सेकंड्स में कितने बिट जाएंगे। सेम कंसेप्ट है, बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो क्वेश्चन आपसे अपने आप से सॉल्व हो गया होगा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बार बार बोलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं आपको सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ जी, तो सिर्फ आप अपना ऑप्शन आंसर मैच कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है जी। 60 सेकंड में कितना डेटा चला जाएगा, 60 इंटू 10⁻9 बिट्स चला जाएगा। ठीक है, अब बस आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे बस यहाँ पे यही स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो बोलेंगे 60 इंटू 10⁻9 बिट्स आ गया ना, तो अब देख लेते हैं भाई कितनी बिट्स लगेंगे 60 इंटू 10⁻9 को रिप्रेजेंट कराने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बिट्स में आंसर आया भाई। आपको याद होगा टीसीपी बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब हर एक बाइट को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। अगर हर एक बाइट को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा तो 60 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 8 आपको करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आएगा ये, 7 8 56, 7.5। तो हम क्या कहेंगे जी, 7.5 इंटू 10⁻9 बाइट्स, ये है भाई, है ना। तो इतना डेटा है भाई, है ना। इतना डेटा को अब हर एक यू कैन से इतना इतने बाइट्स है हमारे पास, और हर एक बाइट को एक यूनिक नंबर हमारे को असाइन करना है। और यू कैन से अब वही बात मैं बोलूंगा जैसे प्रीवियस लेक्चर में बोला था, 7.9 इंटू 10⁻9 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, और हर एक ऑब्जेक्ट को आपको एक यूनिक नंबर देना है। तो कितनी बिट्स लगेंगी, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है भाई, कुछ भी नहीं है ना। आपको क्या करना होगा, log बेस टू 7.5 इंटू 10⁻9 का सीलिंग फंक्शन 32 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर विल बी 33 बिट्स। सीलिंग फंक्शन है ना, इसलिए। कैसे निकाल रहे हैं एंड प्लीज, मैंने सब बातों का प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर प्रूफ दिया था कि log बेस 2 करके सीलिंग फंक्शन क्यों ले रहे हैं एंड आप मेरा प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लो अगर आपको डाउट है तो। मैं सिर्फ आंसर मैच करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे आंसर कितना निकल रहा है, 33। सो है 33 इज द आंसर। ठीक है जी। ओके, जो बार बार समझा रहा हूँ भाई, इन्होंने क्या बोला था, द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर इन टीसीपी हेडर। सीक्वेंस नंबर फील्ड जो है हमारे पास 32 बिट की फिक्स है, बट वही बात है, क्वेश्चन है तो हम इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, जितना जो जैसे कहेंगे हमारे को निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो 33 बिट्स इज माय आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ गए आप लोग। और कंसेप्चुअली बताऊं तो 32 बिट तो सीक्वेंस नंबर लेंगे, और 1 बिट हम लोग टाइम स्टैम्प वाले ऑप्शन से उठा लेंगे टीसीपी के। याद आ रहा होगा आपको ना, टीसीपी में टाइम स्टैम्प ऑप्शन था 32 बिट्स का, तो उसमें से 32 बिट्स में से जितनी चाहे हम उतनी बिट्स यूज कर सकते हैं, तो हमने 1 बिट वहां से यूज करी होगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। नोट डाउन करो, बढ़ रहा हूं मैं आगे, बढ़ रहा हूं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर की। एक्नॉलेजमेंट नंबर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार बता चुका हूँ, इट इज नथिंग बट द लास्ट बाइट नंबर कैरिड इन द सेगमेंट +1। ठीक है, जो भी लास्ट बाइट जा रही होगी +1 हम कर देते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या बताता है कि क्या सीक्वेंस नंबर रिसीवर एक्सपेक्ट करने वाला है। ठीक है, या यू कैन से विच सीक्वेंस नंबर इज एक्सपेक्टेड बाय रिसीवर,
ठीक है। सेंडर मतलब रिसीवर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेंडर अब कौन सा सीक्वेंस नंबर भेजे, वही हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर होता था। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को। अब बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि रिसीवर कैलकुलेट कैसे करेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर को। बात समझ रहे हो? देखो यही मैंने प्रॉब्लम लिखी है कि हाउ रिसीवर विल कैलकुलेट एसीके नंबर एज नो फील्ड इन टीसीपी हेडर डिफाइन द लेंथ ऑफ सेगमेंट। देखो हेडर लेंथ तो है हमारे पास, आपको याद आ रहा होगा टीसीपी हेडर में हेडर लेंथ की फील्ड तो है, लेकिन टोटल लेंथ नाम की कोई फील्ड नहीं है। तो लास्ट बाइट नंबर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। ये देखो टीसीपी हेडर में, ये देखो ये हमने टीसीपी हेडर दिखाया था आपको, यहाँ पे कहीं पे भी टोटल लेंथ वाली फील्ड नहीं है भाई। ठीक है, टोटल लेंथ वाली फील्ड ही नहीं है। हेडर लेंथ तो है हमारे पास 4 बिट वाली, लेकिन टोटल लेंथ नाम की कोई फील्ड नहीं है। तो लास्ट बाइट आप निकालोगे कैसे? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसका मैं अभी आंसर करूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ सकता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है टीसीपी के बारे में कि सर विंडो साइज से पता लग जाएगा। विंडो साइज नहीं है भैया, प्लीज विंडो साइज से हम पता नहीं लगा सकते। विंडो साइज अलग ही कंसेप्ट है, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। अभी जो कुछ फील्ड्स बच गए इनके इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आज आप लोगों को, तो वहां आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। बट प्लीज कंफ्यूज मत होना, विंडो साइज इज नॉट दैट फील्ड जो आपको बता सकेगी कि लेंथ कितनी है। ठीक है, अभी बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है जी, चलो आते हैं वापस अपनी बात पे। तो प्रॉब्लम हमारे को समझ में आ चुकी है। प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे को एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि क्या मतलब कितना यू कैन से लास्ट बाइट नंबर कैसे कैलकुलेट करें। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि टोटल लेंथ नाम की कोई फील्ड नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम लोग आईपी हेडर की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज टू टेक हेल्प फ्रॉम नेटवर्क लेयर दैट इज आईपी हैज टोटल लेंथ फील्ड। आईपी के पास तो टोटल लेंथ फील्ड थी, तो वहां से हम लोग हेल्प ले लेंगे। ठीक है ना, तो टीसीपी सॉफ्टवेयर आईपी सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगा। मैंने आपको बताया था ना बहुत बारी, ये सब प्रोसेसेस ही तो है। आईपी भी एक प्रोसेस है, टीसीपी भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है? देखो सिंपल बात करूं तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स होंगे। आईपी भी एक प्रोग्राम होगा, टीसीपी भी एक प्रोग्राम होगा। अब जब वो रन हो रहे होंगे कंप्यूटर पे तो वो प्रोसेस बन जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं। और क्योंकि वो प्रोसेस बन चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है भाई आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प से। तो ठीक है जी, आईपी सॉफ्टवेयर टीसीपी सॉफ्टवेयर को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि टोटल लेंथ फील्ड ये थी, मतलब टोटल लेंथ ये थी। ठीक है, तो वहां से फिर हमारा आंसर सारा निकलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास हो गया आईपी डेटाग्राम। ठीक है, तो ये हेडर हो जाएगा और ये हमारे पास उसके अंदर का डेटा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये जो डेटा है दैट इज नथिंग बट योर पेलोड। और ये पेलोड एज इट इज, ये क्या है भाई? एज इट इज ये है हमारे पास सेगमेंट, एच सेगमेंट है। सेगमेंट में कुछ हेडर होगा और कुछ पेलोड होगा। ठीक है, ओके जी। तो अब ये पेलोड एस लिख देता हूँ, पेलोड डी लिख देता हूँ, पेलोड सेगमेंट और पेलोड डेटाग्राम। ठीक है जी, अब बहुत आसान है, तो कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, टोटल लेंथ फील्ड हमारे को ये बता देगी कि डेटाग्राम की लेंथ कितनी है। ठीक है, अच्छा, और हेडर लेंथ हमारे पास है ही, तो हम क्या करेंगे जी? टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। और हेडर लेंथ आपको पता है अभी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ता था। याद नहीं आ तो प्लीज मेरे आईपी हेडर का वीडियो देखो, वहां से आपको याद आ जाएगा। तो क्योंकि 4 बिट की फील्ड थी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके हम आंसर निकालते थे। ठीक है जी, तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ इंटू 4 कर लेंगे। और इससे हमारे पास क्या आ जाएगी जी? इससे हमारे पास आ जाएगी पेलोड डेटाग्राम, मतलब इन द सेंस सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी। एसएल लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है, सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी यहाँ से। अच्छा जी, सेगमेंट की लेंथ आ गई। अब मैं क्या करूंगा? सेगमेंट की लेंथ में से हेडर लेंथ ऑफ द सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। सेम कहानी होती है भाई। हेडर लेंथ जैसे हमने आईपी में पढ़ी थी, ऐसी हेडर लेंथ टीसीपी में है। 4 बिट की हेडर लेंथ है और मिनिमम हेडर सेगमेंट का 20 बाइट्स का है और मैक्सिमम 60 का है। ऐसी टीसीपी आईपी में भी यही कहानी थी। हेडर लेंथ 4 बिट की फील्ड होती थी, मिनिमम आईपी हेडर 20 का था और मैक्सिमम 60 का था। तो कैसे हम निकालते थे? 4 बिट में 60 तो स्टोर हो नहीं सकता, तो 4 बिट में 60 को स्टोर करने के चक्कर में हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय 4 करके आंसर निकाला करते थे। बिल्कुल यही कहानी यहाँ होगी। ठीक है जी, तो सेगमेंट लेंथ माइनस हेडर लेंथ इंटू 4 कर लेंगे, उससे हमारे पास पेलोड ऑफ योर सेगमेंट आ जाएगा। शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएस। ठीक है, पेलोड ऑफ द सेगमेंट आ गया। ठीक है जी, तो बस पेलोड ऑफ द सेगमेंट आते ही अब हमारा काम खत्म है। अब मैं क्या करूंगा? हमारे पास सीक्वेंस नंबर फील्ड तो है ही है। सीक्वेंस नंबर क्या बताएगी जी? फर्स्ट बाइट नंबर। फर्स्ट बाइट नंबर क्या जा रहा है? ठीक है, बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा। ठीक है, जो भी सेगमेंट के अंदर जा रही होगी पहली बाइट का आ जाएगा। अच्छा, और अब पेलोड का साइज हम यहां से निकाल के बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे जी? सीक्वेंस नंबर प्लस पेलोड का साइज -1 करेंगे, तो यहां से लास्ट बाइट नंबर आ जाएगी और +1 इसके अंदर कर देंगे, तो वही बात है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। क्योंकि लास्ट बाइट +1। ठीक है, दिस इज योर लास्ट बाइट। समझ गए ना? PS -1 क्यों कर रहे हैं? प्लीज इतना आप समझ पा रहे हो भाई। साइज हमारे पास आ रखा है, जैसे सपोज कर लो हम कहते हैं कि पहली बाइट को नंबर हमने 10 दे रखा है और साइज है हमारे पास से, छोटा सा साइज लेता हूं 5।
तो लास्ट बाइट नंबर क्या होगा भाई, 5 बाइट्स है तो पहली को तो 10 दिया है ना, तो अगली को सीक्वेंस नंबर क्या, अगली का बाइट नंबर क्या होगा, देखो पहली बाइट नंबर 10 है, अगली का 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर हाँ ठीक है 14 तक ही जाएंगे हम लोग, है ना, क्यों, क्योंकि 5 बाइट हो गई। सो सिंपल, बात समझ रहे हो कि नहीं, हमारे पास 5 बाइट हो सकती है। वही वही बात है ना, +1 -1 की बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि बैक ऑफ द माइंड में आपकी चीजें फिट हो जाए। नहीं तो मैं बोल के भाग भी सकता था, बट वही बात है, किसी को डाउट आ सकता है, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो मेरे को पूरा एक एक बार डीप में समझानी पड़ती है भाई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है जी, तो 10 से हमने स्टार्ट किया। मैं क्या कह रहा हूँ, सीक्वेंस नंबर हमारे पास 10 है, सीक्वेंस नंबर 10 है तो मतलब जो भी फर्स्ट डेटा की जो फर्स्ट बाइट जारी होगी उसको हमने बाइट नंबर 10 दिया हुआ होगा। और मैं कहता हूँ कि साइज 5 है, मतलब पेलोड जो या जो यू कैन से सेगमेंट के अंदर जो डेटा जा रहा है वो 5 बाइट का जा रहा है। तो लास्ट बाइट नंबर कैसे निकालोगे भाई, ऑब्वियसली बात है 14 आ रहा है ना लास्ट, तो कैसे निकाले आपने, 10 + 5 - 1, ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस नंबर प्लस योर साइज -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बाइट को जो पहली बाइट थी आपने उसको 10 दे रखा है ना भाई, 10 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, इसलिए आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया जी लास्ट बाइट और +1 करके हमारा काम खत्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सिंपली मैं क्या कहूंगा भाई, सीक्वेंस नंबर निकाल दो प्लस पेलोड का साइज निकाल दो, मतलब पेलोड साइज ऑफ द सेगमेंट निकाल दो, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। बस दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, आप पढ़ो नोट्स, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। रफली मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है, अब हम नोट्स पढ़ते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो भाई फटाफट से हम पढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है देखो भाई, solution is to take help from network layer, that is IP has total length feet। okay जी, तो payload length of IP that is equal to total length minus header length into 4। payload length IP क्या आ जाएगी, और ये payload length जो है that is nothing but segment size। ठीक है, ओके जी। नाउ दिस लेंथ इज गिवन बाय आईपी सॉफ्टवेयर टू टीसीपी सॉफ्टवेयर। यही लेंथ जो होगी पेलोड लेंथ ऑफ आईपी, ये आईपी सॉफ्टवेयर टीसीपी सॉफ्टवेयर को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से दे देगा। ठीक है जी, अब देखना टीसीपी क्या करेगा, अब क्या बोलेगा, पेलोड लेंथ ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेगा, पेलोड लेंथ ऑफ आईपी माइनस हेडर लेंथ इनटू 4। ठीक है, क्योंकि वही बात है, हेडर लेंथ ऑफ द सेगमेंट होगा ये, और मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। ठीक है जी, क्योंकि वही बात है, हेडर लेंथ फील्ड जो है वो 4 बिट की ही है, टीसीपी में भी और आईपी में भी। आईपी में भी वही था, मिनिमम हेडर 20 का और मैक्सिमम 60 का, टीसीपी में भी यही चक्कर है, मिनिमम 20 का और मैक्सिमम 60 का। तो 4 बिट में कैसे कराओगे भाई, मल्टीप्लाई बाय 4 कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद फिर सीक्वेंस नंबर गिव द फर्स्ट बाइट नंबर ऑफ द सेगमेंट, सो द लास्ट बाइट नंबर इन सेगमेंट इज सेगमेंट नंबर प्लस पेलोड लेंथ ऑफ द सेगमेंट -1। आई थिंक मैंने अभी आपको बता दिया था। तो हेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर इज सीक्वेंस नंबर प्लस पेलोड लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सो सिंपल। ठीक है, आई थिंक पकड़ गए आप लोग। करो भी नोट डाउन, एक स्क्रीन पे मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। ये जो मैंने लिखा भाई नोट डाउन कर लो, कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है भी नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फटाफट से हम सॉल्व करा देते हैं। आए नहीं गेट एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन आगे आने वाले साल में आ सकता है, सारे बना लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आना चाहिए आपको। टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम इज 1000, डेसिमल में सारा कुछ। ठीक है, हेड लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इज 5, हेड लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज 5, सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट इज 500। व्हाट इज द एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है भाई, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है भाई, सीक्वेंस नंबर प्लस योर साइज ऑफ योर सेगमेंट, है ना। तो या यू कैन से पेलोड साइज। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पेलोड साइज या लेंथ ऑफ द पेलोड इन द सेगमेंट। ठीक है, तो ये पीएस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है जी, सीक्वेंस नंबर हमारे पास रेडी है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट क्या है जी, 500 है, प्लस अब ये कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हमारे पास है, टोटल लेंथ है जी 1000 माइनस हेडर लेंथ ऑफ द डेटाग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ना भाई, 5 आया तो 5 × 4 20। ठीक है जी, तो ये आ गया जी योर सेगमेंट का साइज आ गया, टोटल सेगमेंट का साइज आ गया। इसमें से हम लोग हेडर लेंथ ऑफ द सेगमेंट कम कर देंगे, तो पेलोड साइज ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा, मतलब 5 × 4 कर देंगे। बस इनको ऐड करो, आपके पास सीधा आंसर रेडी है। तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 500 प्लस 960, है ना, 1000 था, 1000 - 20 - 20, तो 1000 - 40 हो गया 960, तो 9 6 9 5 14, तो 1460, 1460 इज माय आंसर। सो सिंपल, कुछ भी नहीं था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले नोट डाउन, ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, अब ये कुछ फील्ड्स के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो। ये देखो, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने हेडर में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। देखो भाई, ये टीसीपी हेडर था, सोर्स पोर्ट नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया था, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पढ़ा दिया था, सीक्वेंस नंबर पे हमने काफी टाइम लगाया है, 2 से 3 लेक्चर लगा दिए, बट हमने चीजें ढंग से समझ लिया, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आज ढंग से हमने समझ लिया। उसके बाद हेडर लेंथ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ भाई, है ना, 4 बिट की फील्ड है और 20 से 60, ये ध्यान से देखो भाई, मिनिमम 20 मैक्सिमम 60 बाइट का हेडर है,
तो ये बात है मल्टीप्लाई बाय 4 करके आंसर निकालना पड़ेगा। सेम टू सेम कहानी। रिजर्व ये कोई फ्यूचर यूज फ्यूचर के लिए रिजर्व है जो अभी तक फ्यूचर आया नहीं है, मतलब आप ये समझ सकते हो वही बात है, रफली एक किस्म से पैडिंग टाइप है, ताकि हमारे पास ये यू कैन से हेडर प्रॉपर अलाइन हो सके, है ना, क्योंकि चेकसम भी कैलकुलेट करना है हमारे को 16 बिट का, तो 16 बिट का ही मल्टीपल होना चाहिए, तो 16 बिट का मल्टीपल करने के चक्कर में ये 6 बिट हमने एक्स्ट्रा डाल रखी है। अभी तक हमने इसको रिजर्व कह रहे हैं, कल को कोई यूज करना होगा तो हो जाएगा, अभी तक फिलहाल इसे कोई यूज आया नहीं है। समझ गया होगा आप लोग, है ना, क्योंकि चेकसम 16 बिट का है तो 16 बिट के टुकड़े कर करके हमारे को आंसर करना है ना सारा कुछ, तो 16 बिट के टुकड़े करने हैं, तो फिर हेडर ही अगर 16 बिट का नहीं बनेगा तो दिक्कत वाली बात है। चेकसम हेडर प्लस डेटा दोनों चीजों के लिए होता है, तो हेडर अगर 16 बिट का मल्टीपल नहीं है तो उसको करना है ना भाई, तो उस चक्कर में आपको ये सब देख करना पड़ेगा ना, तो 6 बिट हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब 6 बिट कम पड़ रही थी तो 6 बिट उन्होंने रिजर्व करके रखी हुई है, जब फ्यूचर आएगा तो देखी जाएगी, अभी तक तो कोई इसका यूज आया नहीं है, कोई मतलब आगे फ्यूचर में कोई यूज करना पड़ेगा तो वो कर लेंगे, ठीक है, अभी तक नहीं यूज हुआ इसका कुछ भी, ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ फ्लैग्स हैं, इनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, अभी तो हम इतना घुस नहीं सकते इनके बारे में, बट अभी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, अभी सिर्फ माइंड में बिठा लो उसको, तो मेरी काइंड सजेशन है इसका आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लो, और फिर मैं अब एक एक करके फील्ड्स के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, तो आ जाओ भाई इधर, हेडर लेंथ मैंने अभी आपको बता ही दिया, बट स्टिल फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। This is 4-bit field indicates the number indicate number of 4 bytes word in the TCP header, ठीक है, the length of the header can be between 20 and 60 bytes, therefore the value of this field can be between 5 and 15, 5 is 5 into 4 that is 20, और 15 that is 15 into 4 is 60, तो मिनिमम हेडर लेंथ 5 होगी और मैक्सिमम 15 तक जा सकती है, ठीक है, मतलब अगर हेडर लेंथ 4 आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, 4 मतलब 100 आ रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आंसर आएगा 16, और मिनिमम 20 का है, ये आपको पता है, सब मैंने आईपी में आपको समझा रखा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने यहाँ पे फटाफट से पढ़ दिया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है, तो 4 बाइट वर्ड्स इन द टीसीपी हेडर, समझ गए ना भाई, 4 बाइट वर्ड, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 ही हम लोग लेके चलते हैं हेडर, मतलब अगर आप कहते हो कि 20 के बाद मिनिमम 20 का है तो 22 बाइट का हेडर नहीं हो सकता, अभी 24 का आएगा, है ना, क्योंकि फिर 5 के बाद तो नेक्स्ट 6 ही आएगा ना, मतलब ये देखो भाई, अगर आपने 4 बिट में स्टोर किया है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, 4 बिट में यही होगा ना, तो ये होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कितना बन के आएगा, 24 बन के आएगा, तो वही ये यहाँ बस यही चीज कहना चाह रहे हैं कि दिस 4 बिट फील्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ 4 बाइट वर्ड इन द टीसीपी हेडर, ठीक है, 4 बाइट के ही हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, आई थिंक समझ गए होगा, ठीक है जी। रिजर्व, दिस इज 6 बिट फील्ड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, जो अभी तक फ्यूचर आया नहीं है, अभी तक यूज नहीं हो पा रहा, रफली आप समझ सकते हैं पैडिंग के लिए काम है, 16 बिट का चेकसम कैलकुलेट करना है तो 16 बिट का हेडर मल्टीपल होना चाहिए था, तो उस चक्कर में हमने ये रखी हुई है ना, जबरदस्ती डाल रखी है, अभी इसका कोई खास यूज नहीं हुआ है, ठीक है जी। आगे देखते हैं भाई कंट्रोल, ये वही फ्लैग्स वाली कहानी है ना, ये देखो हेडर में मैं एक बार फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये फ्लैग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, पहला कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि गेट एग्जाम में इस पे सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है आने वाले सालों में, इसलिए आपको ये सीक्वेंस अच्छे से दिमाग में रखनी है, उसके लिए मैंने एक स्टाइल बना रखा है, मैं आपको अभी स्टाइल दिखा देता हूँ, ठीक है, वापस एक बार पहले अपने स्लाइड पे आ जाते हैं, हाँ जी, तो ये है जी फ्लैग्स, ठीक है, हाँ जी, तो बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल में, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में, कनेक्शन टर्मिनेशन में, कनेक्शन को रीसेट करने में, इन सब का यूज होता है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, these bits enable flow control, connection establishment, termination, connection abortion and mode of data transfer in TCP and so on। अभी मैं रियली इतना नहीं समझा सकता आपको, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, जब मैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पढ़ाऊंगा वहां पे आपके साथ बात करूंगा, सिन फ्लैग की, है ना, एंड सो ऑन, वो सब आगे बात करेंगे, एसी के फ्लैग की, सिन फ्लैग की, इन सब की बात मैं करूंगा, ठीक है जी। एसी के तो आप समझ गए भाई, जब भी एक्नॉलेजमेंट कर रहे होंगे तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट होके जाएगा, ठीक है। सिन मतलब सिंक्रोनाइज करना है कनेक्शन को, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में इसका यूज होता है, फिन मतलब कनेक्शन को फिनिश करने के लिए, रीसेट मतलब कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, पुश फ्लैग में आपको समझाऊंगा, डेटा को पुश करने के काम आता है, अर्जेंट डेटा है अगर तो फिर वो यूआरजी फ्लैग सेट करके देंगे एंड सो ऑन, तो थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा भी हुआ है, अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, acknowledgement is valid, request for push, PSH means request for the push, RST means reset the connection, SYN means synchronize the sequence number, fin means terminate the connection, fin मतलब finish, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है जी, ओके जी। तो हाँ, तो आगे ये देखो, ये सब आई थिंक मैंने पॉइंट्स पढ़ दिए, ये लाइन रहेगी तो मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, ये these field define 6 different control bits or flags as shown in the figure below, one or more these bits can be set at a time, ये बात ध्यान रखना भाई, ऐसे नहीं होता कि एक बार में एक ही फ्लैग सेट हो जाएगा, एक से ज्यादा फ्लैग भी हम सेट करके भेज सकते हैं। अभी मैं आपको कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कनेक्शन दिखाना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट दिखाना है आपको, 3 वे हैंडशेकिंग, तो वहां आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब सिन फ्लैग के बारे में, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के बारे में काफी हद तक मैं चीजें क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है जी, समझ में आ गया सब लोगों को। अच्छा, आप स्टाइल देख लो, इसको याद कैसे रखना है, आप याद ऐसे रख सकते हैं, ये पूरा सीक्वेंस में याद रखना ना आपको, यूआरजी, एसीके, पीएसएच, आरएसटी, सिन, फिन,
तो कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद रख सकते हो, यू आर परफेक्ट, रिलायबल, सिंसियर फ्रेंड। ठीक है, हाँ जी, तो ये यू अर्जेंट फ्लैग, आर मतलब वही एक्नॉलेजमेंट, परफेक्ट मतलब पुश, रिलायबल मतलब रिसेट, सिंसियर मतलब वही सिंक्रोनाइज, है ना, और फिन फ्रेंड मतलब फिनिश, फिन फ्लैग। क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, तो ये स्टाइल से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यू आर परफेक्ट, रिलायबल, सिंसियर फ्रेंड, सो सिंपल। ठीक है, तो ये वही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती थी याद करने में, इसलिए मैंने ये स्टाइल बना करके उनको दे रखा है। ठीक है जी, चलो कर लो भी नोट डाउन, बढ़ता हूँ मैं आगे। ठीक है, हाँ जी, एक स्क्रीन पे कर दूं, चलो कर लो नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, अब कुछ और फील्ड्स बच गई थी, जैसे विंडो साइज। तो विंडो साइज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के समझा रखा है। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ इसका ना, कंफ्यूजन नहीं रखना किसी भी तरीके का। हाँ जी, तो ये देखो भाई, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ, रिजर्व, फ्लैग्स सब हो चुके हैं। विंडो साइज, चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर, ये 3 चीजें रह गई। तो फटाफट से मैं एक दो लाइनें बताऊंगा, पूरे डिटेल में अभी नहीं जा सकता, ये तो जब मैं आपको कंजेशन वगैरह समझा रहा हूँ वहां पे आपके साथ क्लियर करूंगा विंडो साइज, और रादर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में ही मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैंने ये सारी बात करनी है, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको यहीं दे देता हूँ। देखो विंडो साइज एक्जेक्टली है क्या, पहली बात तो ये समझो, मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ना, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब पहले कनेक्शन बनाया जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर यू कैन से कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। रादर चलो मैं ना नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, वहां समझाता हूँ आपको। देखो भाई, क्या है टीसीपी में 3 फेजेस में काम होना है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन। तो जब हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था बफर्स एलोकेट होते हैं, जैसे स्टेशन 1 स्टेशन 2, तो दोनों ही स्टेशन मैंने अब मतलब ऐसे नहीं लिखना मैं सेंडर रिसीवर, क्योंकि फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन चलता है, मतलब दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टेशन 1 के पास भी एक सेंडिंग बफर बनाया जाएगा, एक रिसीविंग बफर बनाया जाएगा, स्टेशन 2 के पास भी एक सेंडिंग बफर, एक रिसीविंग बफर बनाया जाएगा। तो दोनों ही सर्कुलर बफर होते हैं, सर्कुलर क्यू की तरह एक्ट करते हैं। क्यों सर्कुलर क्यू की तरह एक्ट करते हैं, वो डेटा सेंटर एल्गोरिथम में आपने पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि अगर लीनियर क्यू आप बना के चलोगे तो वही बात है, शिफ्टिंग करना पड़ता है, शिफ्टिंग से बचने के चक्कर में सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है जी, तो अगर स्टेशन 1 कुछ डेटा सेंड कर रहा है ना, ज्यादा जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा होता है उसी टाइम पे ही, जैसे सपोज करो स्टेशन 1 स्टेशन 2 के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, तो ये एक किस्म से बताएगा कि विंडो साइज फील्ड की वैल्यू बताएगा। विंडो साइज फील्ड क्या बताएगी कि मैंने कितना बफर एलोकेट किया है, मतलब मेरे बफर का साइज कितना है, या कितना बफर मेरे पास सिस्टम खाली है। और नो डाउट ये जरूरी नहीं है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पे यूज हो, रादर जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे उस टाइम पे भी देखा जाएगा कि हमारे बफर में कितने बाइट्स खाली हैं। सपोज कर लो इनिशियली इसने 1500 बाइट का बफर एलोकेट किया, तो ठीक है जी, ये विंडो साइज फील्ड 1500 करके भेज देगा स्टेशन 2 के पास। तो स्टेशन 2 कहेगा ठीक है जी, इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि मैं 1500 बाइट का डेटा आपके पास एक बार में भेज सकता हूँ, मतलब सेगमेंट 1500 बाइट की हो सकती है। ऑफ कोर्स इसे काफी छोटी रखेंगे हम लोग, वो आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है एंड सो ऑन, बट मेन बात क्या है कि ये बताएगा, स्टेशन 1 बताएगा कि 1500 बाइट मेरे पास जगह खाली है, या बफर मेरा इतना खाली है, तो आप इतना सेगमेंट बना करके भेज सकते हैं। रफली डायरेक्टली ये मतलब है इस चीज का। नहीं तो और विंडो साइज की जो फील्ड है वो देखो 16 बिट की थी, 16 बिट का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 16 माइनस 1 मतलब 65535। तो मैक्सिमम तो 65535 तक जा सकता है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। लेकिन वही बात है, स्टेशन 1 के पास मेमोरी कम थी एंड सो ऑन, तो उसके चक्कर में उसने 1500 बाइट का ही बफर एलोकेट किया, तो ये बता देगा कि विंडो साइज फील्ड 15 है। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रिसीवर डिक्टेशन देगा सेंडर को, जो भी अब फिलहाल ये रिसीवर है, तो ये अपना सेंडर को डिक्टेशन देगा कि इतने बाइट का सेगमेंट बना करके भेजना भाई, इतना मेरे पास बफर खाली है तो आप इतनी बना के भेजना, इससे ऊपर मत भेजना। और जो सेंडर होगा वो चुपचाप से इसके डिक्टेशन को मानेगा कि ओके सर जी, आपने जितना काम उतने काम करूंगा, क्योंकि जितनी आपकी कैपेसिटी है मैं आपको उतना ही डेटा दूंगा ना, उससे ऊपर तो दे नहीं सकता। और वही बात है, बीच में हो सकता है कि बफर में 1500 का मैक्सिमम था ना, कुछ कुछ बफर इसका भरा हुआ है, ठीक है, और फिर वही बात है, यहाँ से वो डेटा आ रहा होगा तो फ्लो कंट्रोल भी तो करवाना है, ऐसे थोड़ी कि इसका बफर ओवरफ्लो कर जाए, ओवरवेल तो उसको करना नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं एट ए गिवन टाइम सिर्फ सपोज कर लो 400 बाइट खाली है, तो ठीक है, ये विंडो साइज में 400 बाइट भेजेगा, बताने के लिए कि रिसीव सेंडर को कि 400 बाइट से ऊपर का सेगमेंट मत भेज देना, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है रखने की जगह, मेरे पास इतनी जगह नहीं है रखने की, एंड सो ऑन। तो थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विंडो साइज फील्ड क्या है भाई, ये एक किस्म से रिसीवर ये बता रही है कि रिसीवर साइड पे कितना बफर खाली है।
या कितना सेगमेंट मैक्सिमम आप बना करके भेज सकते हो, ये सिर्फ सेंडर की को डिक्टेशन है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि विंडो साइज फील्ड से आपको ये पता नहीं लग सकता कि सेगमेंट कितने साइज की आई है एंड सो। तो जो भी सेगमेंट आपके पास आई है उसमें विंडो साइज फील्ड सेट हो गया है 400, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेगमेंट का साइज 400 है, नहीं, इसका मतलब है कि जो भी सेगमेंट कहां से आई होगी भाई, कि सेंडर ने भेजी होगी ये सेगमेंट। तो अब वही बात है, आज ये सेंडर है, ये सपोज कर लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इस सेंडर ने एक सेगमेंट भेजी है और उसमें विंडो साइज की फील्ड 400 है, तो आज ये सेंडर है, कल को ये रिसीवर भी तो बनेगा ना। तो ठीक है जी, तो जब ये रिसीवर इस सेंडर के पास डेटा भेजेगा तो ये रिसीवर के लिए इंफॉर्मेशन है कि 400 से ऊपर का सेगमेंट बना के मत भेजना, मेरे पास बफर में 400 से ऊपर जगह नहीं है। ये समझा रहा है बस और कुछ नहीं। अब आपको समझ आएगा कि विंडो साइज एग्जैक्टली क्या बताती है। ठीक है, तो विंडो साइज फील्ड अगर सेगमेंट में 400 आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस सेगमेंट का साइज 400 है, इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये सेगमेंट भेजी है उसके पास अभी 400 बाइट का बफर खाली है, 400 बाइट से ऊपर का आप सेगमेंट बना के मत भेजना, ये किस्म से वार्निंग है आपके लिए। अब आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब आओ बात पे, अब मैं आपको सामने लाइनें पढ़ूंगा तो अब आपको मजा आ जाएगा, आप एक ढंग से फटाफट ढंग से समझ आएंगे। देखो भाई, दिस फील्ड डिफाइन द साइज ऑफ द विंडो इन बाइट्स दैट द अदर पार्टी मस्ट मेंटेन। ठीक है, note that the length of this field is 16 bit, which means that the maximum size of the window can be 64535 bytes. The value is normally referred to as receiving window or RWND. ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे, congestion window, receiving window and so on, congestion control में सारी बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके जी। तो normally referred to as receiving window, that is RWND, and is determined by the receiver. ये receiver determine करता है भाई। ठीक है, ओके। The sender must obey the dictation of the receiver in this case. तो जितना वो बोलेगा उसके हिसाब से हमारे को काम करना पड़ेगा। पकड़ गए आई थिंक आप लोग। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट है जी चेकसम। चेकसम बिल्कुल वही है जी, जैसे हमने यूडीपी में आपको पढ़ाया था, वही सब सूडो हेडर वही सारा सेम टू सेम काम होगा। बस प्रोटोकॉल फील्ड मैंने आपको वहां पे 17 बताई थी यूडीपी के केस में, टीसीपी के केस में 6 होती है, बस ये डिफरेंस है। फिर भी आप कहते हो तो मैं फटाफट से लाइनें पढ़ देता हूं। देखो भाई, दिस 16 बिट फील्ड कंटेन्स द चेकसम, द कैलकुलेशन ऑफ द चेकसम फॉर टीसीपी फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज वन डिस्क्राइब्ड इन द यूडीपी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूडीपी में मैंने आपको बताया था ऑल वन सेट करके भेज देना चेकसम में, हम समझ जाएंगे कि हमने उसको यूज ही नहीं किया है ना, लेकिन मतलब वो ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें देखो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, however the inclusion of the checksum in UDP datagram is optional whereas the inclusion of checksum in TCP is mandatory, ये जरूरी है। ओके, द सेम सूडो हेडर, वही सेम टू सेम कंसेप्ट है, वही सूडो हेडर ऐड करना है एंड सब कुछ वही सब है ना। हाँ जी, सर्विंग द सेम पर्पस इज एडेड टू द सेगमेंट फॉर द टीसीपी सूडो हेडर, द वैल्यू फॉर द प्रोटोकॉल फील्ड इज 6। ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, वहां पे 17 थी, यहाँ पे 6 है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी अर्जेंट पॉइंटर। ये देखो फटाफट, तो कहां तक हम लोग देख चुके हैं भाई हेडर में। हाँ, अब विंडो साइज देख लिया, चेकसम देख लिया, अब अर्जेंट पॉइंटर पे आ गया। ये इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा सा एक दो लाइनें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, है ना। कई बार ना अर्जेंट फ्लैग सेट करके हम लोग भेजते हैं, तो ये वैलिड सिर्फ तब होगा जब अर्जेंट फ्लैग सेट होगा। यूआरजी फ्लैग मैंने अभी आपको बताया था ना भाई, प्रीवियस स्लाइड में देखो, ये यूआरजी बताया था कि नहीं, यूआरजी फ्लैग, ये देखो। हाँ, तो जब यूआरजी फ्लैग सेट होता है ना, मतलब अर्जेंट डेटा हम भेज रहे होते हैं, तो उस केस में हम अर्जेंट पॉइंटर का यूज करेंगे। तो अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड वैलिड सिर्फ तब होगी जब यूआरजी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। और वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कितना डेटा अर्जेंट है सेगमेंट में। जैसे सपोज कर लो ये हमारी सेगमेंट है, सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कुछ भी होगा तो मतलब सीक्वेंस नंबर क्या बता रहा है, पहली बाइट डेटा की कौन सी है। तो ठीक है जी, तो अर्जेंट पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो हम यू कैन से सीक्वेंस नंबर के साथ ऐड कर लेंगे और हमारे को पता लग जाएगा कि कितना डेटा हमारे पास अर्जेंट है। तो शुरू का कुछ डेटा अर्जेंट होगा, बाद वाला डेटा हमारे पास अर्जेंट नहीं है सेगमेंट का। ठीक है, बस ठीक है, मैं इतना नहीं घुस रहा हूँ, जब मैं आऊंगा ना डिटेल में घुसूंगा तब वहां पे बताऊंगा। अभी रियली आप लोग कंफ्यूज हो गए, सिर्फ हिंट मैंने आपको दे दिया। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, दिस इज 16 बिट फील्ड व्हिच इज वैलिड ओनली इफ अर्जेंट फ्लैग इज सेट, कॉमा इज यूज्ड व्हेन द सेगमेंट कंटेन अर्जेंट डेटा। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अर्जेंट डेटा होगा तभी ये फील्ड वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगी, मतलब अर्जेंट फ्लैग सेट होना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखो, अगर अर्जेंट फ्लैग सेट नहीं है तो फिर अर्जेंट पॉइंटर का मतलब ये इनवैलिड फील्ड है। ठीक है जी, ओके। इट डिफाइंस द नंबर that must be added to the sequence number to obtain the number of the last urgent byte in the data section of the segment। ठीक है जी, तो ये हमारे को बता रहा है कि कहां तक हमारा अर्जेंट डेटा है, सब कुछ है। ठीक है जी, ऑप्शंस आगे ये 40 बाइट्स तक के ऑप्शंस हो सकते हैं, और एक दो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं ऑप्शंस के बारे में आइडिया आपको एंड में दे दूंगा जब टीसीपी कंप्लीट कर रहा होगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो टीसीपी हेडर वाली कहानी है वो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक एक फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले ली है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, एक स्क्रीन पे मैंने सारा कर दिया है, नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को।
ठीक है जी। ओके जी, तो आप देख लो भाई, एक एक फील्ड के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टीसीपी का कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है टीसीपी में। ठीक है, तो सिन फ्लैग का यूज करेंगे, है ना, सिंक्रोनाइज कनेक्शन वाला, और मतलब सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है, इसलिए हम इसको सिन कहते हैं। ठीक है, खैर अभी ज्यादा नहीं बोलता। सिन फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मतलब मेन बात क्या है, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।